1 फरवरी 2026 बजट का दिन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश कर दिया है और आज हम दिन भर के लाइव अपडेट्स, ट्वीट्स और जो सारे विश्लेषण हैं उनकी ढेर से वो जरूरी बातें निकालने वाले हैं जो वाकई में मायने रखती हैं। बिल्कुल। वित्त मंत्री की स्पीच मेरे ख्याल से 84 मिनट लंबी थी। जाहिर है उसमें बहुत सारे आंकड़े और घोषणाएं थी। तो आज हमारा मिशन है इस शोर से हटकर बजट के पीछे की असली सोच को समझना। और यहीं पर एक दिलचस्प विरोधाभास दिखता है। एक तरफ सैलरी पाने वाले आम टैक्स पेयर के हाथ कह सकते हैं निराशा लगी, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। शेयर बाजार भी थोड़ा मायूस दिखा। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने इसे असीम अवसरों का हाईवे कहा है। हाँ। तो सच क्या है? क्या ये एक निराशाजनक बजट है या भविष्य की नींव रखने वाला? चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। इसकी शुरुआत मुझे लगता है बजट के पीछे की फिलॉसफी से करनी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला, कंपटीशन बढ़ाकर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बनाए रखना। ओके। दूसरा, लोगों की जो उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, उन्हें पूरा करना। और तीसरा, ये पक्का करना कि विकास का फायदा हर परिवार तक पहुंचे। ये सब मतलब विकसित भारत 2047 के बड़े विजन का हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उसी मुद्दे पर आते हैं जो हर किसी की जुबान पर है, इनकम टैक्स। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे नौकरी पेशा वर्ग को लगा कि उनके लिए तो कुछ खास है नहीं इसमें। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है या टैक्स के मोर्चे पर कुछ और भी हो रहा है? कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, सीधी राहत भले ही ना दी गई हो, लेकिन निवेशकों के लिए टैक्स के नियमों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मिसाल के तौर पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGBs को लीजिए। अब तक इन पर मिलने वाली कैपिटल गेन टैक्स की छूट वो सबके लिए थी। मतलब अगर मैंने SGBs खरीदे और मैच्योरिटी पर बेचे तो मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगता था। बिल्कुल, लेकिन अब नियम बदल गया है। ये टैक्स छूट अब सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो SGBs सीधे सरकार से मतलब प्राइमरी इशू में खरीदते हैं और उन्हें 8 साल की मैच्योरिटी तक अपने पास रखते हैं। अच्छा। अगर कोई इन्हें स्टॉक एक्सचेंज जैसे सेकेंडरी मार्केट से खरीदता बेचता है तो उसे मुनाफे पर टैक्स देना होगा। अरे ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। तो सरकार इसके जरिए क्या संदेश देना चाहती है? संदेश साफ है। सरकार SGBs को एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पर देख रही है, न कि सोने की तरह ट्रेड करने वाली चीज के रूप में। वो एक तरह से सट्टेबाजी को हतोत्साहित करना चाहती हैं और जेन्युइन निवेशकों को बढ़ावा देना चाहते हैं जो इसे एक सुरक्षित निवेश मानते हैं। समझ गई। तो ये सीधे हाथ में पैसा देने के बजाय निवेश की आदत को एक सही दिशा देने की कोशिश है। और क्या है, मैंने शेयर बायबैक के बारे में भी कुछ सुना। हाँ, और ये भी एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी बदलाव है। देखिए, कंपनियां अपने शेयरधारकों को मुनाफा देने के लिए या तो डिविडेंड देती हैं या फिर अपने ही शेयर बाजार से वापस खरीद लेती हैं, जिसे शेयर बायबैक कहते हैं। पहले इन दोनों पर टैक्स लगने का तरीका थोड़ा अलग था, जिससे कंपनियां टैक्स बचाने के लिए बायबैक का रास्ता चुनती थीं। अब सरकार ने उस कह सकते हैं टैक्स लूप होल को बंद कर दिया है। अब बायबैक पर भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जिससे डिविडेंड और बायबैक दोनों लगभग एक ही स्तर पर आ गए हैं। यानी टैक्स के मामले में अब कोई चालाकी नहीं चलेगी। और विदेश में रहने वाले भारतीयों यानी NRIs के लिए भी कुछ राहत की खबर है। प्रॉपर्टी बेचने को लेकर उनके लिए नियम हमेशा से थोड़े मुश्किल रहे हैं। हाँ, उनके लिए एक बड़ी राहत है। पहले जब कोई किसी NRI से प्रॉपर्टी खरीदता था तो उसे TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटने के लिए एक खास टैन नंबर लेना पड़ता था, जो काफी झंझट भरा काम था। अब खरीदार को इस अलग टैन नंबर की जरूरत नहीं होगी, वो अपने पैन कार्ड से ही TDS जमा कर सकेगा। ये प्रक्रिया को बहुत आसान बनाता है और इससे NRI प्रॉपर्टी मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़ सकती है। ये सुनकर तो मेरे उन कई दोस्तों को राहत मिलेगी जो विदेश में रहते हैं और भारत में अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए ये टैक्स वाला हिस्सा हमेशा एक सिरदर्द रहता था। अच्छा, विदेशी निवेश को खींचने के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हुए हैं। एक ऐलान तो मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। आप डेटा सेंटर्स पर 2047 तक टैक्स हॉलिडे की बात करें ना, है ना? हाँ, 2047 तक टैक्स हॉलिडे मतलब लगभग 23 साल के लिए कोई टैक्स नहीं। ये तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक सपने जैसा है। सरकार इसके जरिए क्या हासिल करना चाहती है? क्या हम दुनिया का अगला डेटा हब बनना चाहते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। आज के दौर में
डेटा ही नया तेल है। हर बड़ी टेक कंपनी को अपना डेटा स्टोर करने के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स चाहिए। भारत में उन्हें 23 साल के लिए टैक्स छूट देकर सरकार उन्हें यहीं अपना बेस बनाने के लिए आमंत्रित कर रही है। इससे न सिर्फ भारी विदेशी निवेश आएगा, बल्कि हाईटेक नौकरियां भी पैदा होंगी और भारत डिजिटल इकोनॉमी का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। तो ये साफ है कि टैक्स के मोर्चे पर सरकार ने सीधे हाथ में कुछ देने के बजाय दूरगामी बदलावों पर ध्यान केंद्रित किया है, और मुझे लगता है यही पैटर्न हमें बजट के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस लेन देन का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर होगा। बाजार में क्या सस्ता हो सकता है और क्या हमारी जेब पर भारी पड़ सकता है। कुछ चीजों के सस्ते होने की उम्मीद है क्योंकि उन पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है। इसमें चमड़े से बने सामान जैसे जूते, बेल्ट और बैग्स शामिल हैं। साथ ही सी फूड और मछली पालन से जुड़े उपकरणों पर भी राहत दी गई है। लेकिन जो सबसे जरूरी राहत है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। आप कैंसर की दवाओं की बात कर रही हैं। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी कदम है। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 जरूरी दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दी गई है। इससे शायद इन जानलेवा बीमारियों का इलाज थोड़ा सस्ता हो सके और लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिले। ये वाकई एक सराहनीय कदम है। और महंगी होने वाली लिस्ट में कौन-कौन शामिल है? इस लिस्ट में कोई सरप्राइज नहीं है। सिगरेट और पान मसाला, इन पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है तो ये महंगे होंगे। इसके अलावा एक और चीज है जो थोड़ी महंगी हो सकती है, वो है शेयर बाजार में ट्रेडिंग। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे STT कहते हैं, यानी हर खरीद बिक्री पर लगने वाला एक छोटा सा टैक्स, उसमें कुछ बदलाव प्रस्तावित हैं। इससे ट्रेडर्स की लागत थोड़ी बढ़ सकती है। चलिए अब व्यक्तिगत खर्चों से हटकर देश की नींव यानी बड़े ऐलानों और योजनाओं पर आते हैं। यहाँ मुझे बजट का असली फोकस नजर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और भविष्य की तैयारी। शुरुआत रक्षा से करते हैं, जहां एक बहुत बड़ी छलांग लगाई गई है। बिल्कुल, रक्षा बजट को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। लेकिन हेडलाइन नंबर से ज्यादा जरूरी उसके अंदर की कहानी है। सेना के आधुनिकीकरण के लिए, यानी नए हथियार, जहाज और टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह पिछले साल के मुकाबले लगभग 22% ज्यादा है। 22% की दानोतरी, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश है। क्या इसका मतलब ये है कि हम अब मेड इन इंडिया रक्षा उपकरणों पर पहले से कहीं ज्यादा जोर देने वाले हैं? आपका अनुमान बिल्कुल सही है। यह बढ़ोतरी साफ तौर पर आत्मनिर्भर भारत और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति से जुड़ी है। सरकार चाहती है कि हमारी सेना दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों से लैस हो और वो हथियार ज्यादा से ज्यादा भारत में ही बने। रक्षा के बाद अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हुई है। ये सुनने में तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन हमारे पास पहले से ही कई रेल प्रोजेक्ट्स हैं जो सालों से अटके हुए हैं। तो क्या इन 7 नए कॉरिडोर की घोषणा यथार्थवादी है या ये सिर्फ एक लंबी चौड़ी घोषणा है? ये एक जायज सवाल है, लेकिन इसका जवाब बजट के एक और आंकड़े में छिपा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे कैपेक्स भी कहते हैं। सरकार ने कैपेक्स को 11 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। कैपेक्स यानी वो पैसा जो सरकार लॉन्ग टर्म संपत्ति बनाने पर खर्च करती है, जैसे सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे और एयरपोर्ट। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए, ये वैसा ही है जैसे कोई परिवार अपनी कमाई को छुट्टियों पर खर्च करने के बजाय एक नया घर खरीदने में लगाए। ये कैपेक्स में बढ़ोतरी ही इन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंड का जरिया बनेगी। इन 7 कॉरिडोर में मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली, वाराणसी जैसे रूट शामिल हैं, जो देश के आर्थिक विकास के इंजन हैं। इसके साथ ही 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की भी बात है, जो ट्रांसपोर्ट का एक सस्ता विकल्प देंगे। तो फोकस सिर्फ बड़े शहरों पर नहीं है, बल्कि पूरे देश को जोड़ने पर है। चलिए अब गाँवों और खेतों की तरफ चलते हैं। कृषि क्षेत्र के लिए क्या खास है? यहाँ भी मुझे कुछ नयापन दिखा। हाँ, इस बार परंपरागत योजनाओं से हटकर वैल्यू एडिशन और आय बढ़ाने पर जोर है। जैसे मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों का विकास किया जाएगा। एक और दिलचस्प योजना है 20,000 पशु चिकित्सकों को ट्रेनिंग देने के लिए लोन सब्सिडी। इससे ग्रामीण इलाकों में पशु स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। और फसलों को लेकर भी एक अलग सोच है। हाँ, सरकार अब किसानों को पारंपरिक फसलों के अलावा ज्यादा कीमत वाली फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है,
जैसे तटीय इलाकों में चंदन और काजू और पहाड़ी इलाकों में अखरोट। इसका मकसद किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य को एक नई दिशा देना है। ये तो हुई खेती किसानी की बात। अब आते हैं युवाओं पर। शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी टाउनशिप का आइडिया मुझे बहुत दिलचस्प लगा, लेकिन क्या ये सिर्फ एक सपना है या इसका कोई ठोस प्लान है? ये है क्या असल में? ये एक बहुत ही भविष्यवादी कॉन्सेप्ट है। इसका आइडिया ये है कि बड़े बड़े औद्योगिक गलियारों के पास ही पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी टाउनशिप बसाई जाए। इससे दो फायदे होंगे। एक, छात्रों को इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग मिलेगी और उन्हें प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा। दूसरा, इंडस्ट्री को अपनी जरूरत के मुताबिक स्किल्ड वर्कफोर्स आसानी से मिल जाएगी। ये शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी को कम करने की एक बड़ी कोशिश है। और खेलों और नए जमाने के सेक्टर्स के लिए भी कुछ घोषणाएं हैं। हाँ, खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया मिशन का प्रस्ताव है। और जो सेक्टर भारत में तेजी से बढ़ रहा है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग यानी AVGC, उसे सपोर्ट करने के लिए मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को विशेष मदद दी जाएगी। यह दिखाता है कि सरकार पारंपरिक नौकरियों से आगे देख रही है। और इसी सोच से जुड़ी एक और बात है, AI के असर का आकलन करने के लिए एक कमेटी का गठन। ये मुझे बहुत दूर की सोच वाला कदम लगा। ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। एक एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी बनाई जाएगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसी नई टेक्नोलॉजी का नौकरियों और शिक्षा पर क्या असर हो रहा है, इसका अध्ययन करेगी। हम सब जानते हैं कि AI कई नौकरियां खत्म करेगा तो कई नई तरह की नौकरियां पैदा भी करेगा। ये कमेटी हमें उस भविष्य के लिए तैयार होने का एक रोड मैप देगी। चलिए, अब अंत में कुछ बड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत का हाल बताते हैं। ये आंकड़े अक्सर थोड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। सरकार ने इसे GDP के 4.3% पर लाने का लक्ष्य रखा है। इसे आसान भाषा में समझाइए। 4.3% का क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, अगर सरकार की कुल कमाई 100 रुपए है तो वो 104 रुपए 30 पैसे खर्च कर रही है। ये जो अतिरिक्त 4.3 रुपए हैं वो उधार से आ रहे हैं। इस नंबर को जितना कम रखा जाए अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए उतना अच्छा माना जाता है। 4.3% का लक्ष्य ये दिखाता है कि सरकार अपने खर्चों पर लगाम कस रही है और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना चाहती है। और सरकार के कुल खर्च और देश पर कुल कर्ज का क्या अनुमान है? सरकार का कुल खर्च करीब 53.5 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है और कर्ज और GDP का अनुपात यानी डेट टू GDP रेशियो वो 55.6% रहने का अनुमान है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बड़ा है, लेकिन सरकार अपने वित्तीय घाटे को काबू में रखने के लिए सतर्क है। तो अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये बजट इनकम टैक्स में सीधी राहत देकर लोगों को खुश करने के बजाय लंबी अवधि के सुधारों पर दाव लगा रहा है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रक्षा हो या फिर सेमीकंडक्टर और बायोफार्मा जैसे भविष्य के सेक्टर्स। ये आम आदमी को तत्काल कुछ देने के बजाय देश की नींव को मजबूत करने वाला बजट ज्यादा दिख रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। फोकस तात्कालिक खपत बढ़ाने से हटकर देश की लॉन्ग टर्म क्षमता बनाने पर है। चाहे वो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40,000 करोड़ का आवंटन हो या फिर बायोफार्मा रिसर्च के लिए 10,000 करोड़ का बायोफार्मा शक्ति मिशन। ये बजट आज की समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ भविष्य की आर्थिक चुनौतियों के लिए एक मजबूत लॉन्च पैड तैयार करने की कोशिश कर रहा है। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। इस बजट में 2 छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। एक, MSMEs यानी छोटे और मध्यम उद्योगों को नियमों के पालन में मदद के लिए कॉर्पोरेट मित्र बनाना, और दूसरी, जैसा हमने चर्चा की, शिक्षा से रोजगार तक AI के असर को समझने के लिए एक कमेटी बनाना। ये दोनों बातें एक ही दिशा में इशारा करती हैं। भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ नौकरियां पैदा करना नहीं है, बल्कि नौकरियों के बदलते स्वरूप के लिए लोगों को तैयार करना है। जब एक तरफ सरकार छोटे उद्योगों को नियमों के जाल से निकालने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ AI के असर को समझने की, तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य के भारत के लिए क्या स्किल शब्द का मतलब ही पूरी तरह बदलने वाला है, और हम सब एक व्यक्ति, एक समाज और एक देश के तौर पर उस बदलाव के लिए कितने तैयार हैं।